नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दक्षिण भारत का इतिहास आपको बता रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने आपको संगम युग के बारे में बताया था। आज हम आपको दक्षिण भारत के एक राजवंश चालुक्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो चालुक्य वंश, अब चालुक्य वंश के बारे में अगर देखें तो देखिए, संगम युग में 3 राजवंश का उदय हुआ था, चोल, पांड्य और चेर। जब संगम युगीन चोल, पांड्य और चेर वंश का पतन हुआ तो इनके स्थान में दक्षिण भारत में अनेक नई शक्तियों का उदय होता है और उन्हीं शक्तियों में से एक चालुक्य वंश थे जिनका उदय कर्नाटक और महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ। चालुक्यों के बारे में अगर आप देखें तो चूंकि इनके आदि पूर्वज का नाम चुल्क या चुलुक मिलता है, इसलिए ये चालुक कहलाए। चालुक्य अभिलेखों से ही ज्ञात होता है कि चालुक्यों के जो पूर्वज थे वो उत्तर भारत में अयोध्या के शासक थे। तो चालुक्यों के पूर्वजों को कहाँ का शासक बताया गया है? अयोध्या का शासक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इस आधार पर इनके बारे में एक मान्य विचारधारा ये आती है कि चालुक्य मूलतः उत्तर भारत के क्षत्रिय राजवंश से संबंधित थे और फिर कालांतर में ये कर्नाटक में जाके बस गए और वहीं अपनी सत्ता स्थापित की। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश था जिसके पूर्वज उत्तर भारत में शासन करते थे? तो उत्तर क्या देंगे? चालुक्य वंश। चलिए ठीक है। अब चालुक्य वंश की कई शाखाओं की चर्चा मिलती है। जो मूल शाखा है वो बादामी के चालुक्य वंश, बादामी का चालुक्य वंश। ठीक है। बादामी कर्नाटक में स्थित था। वर्तमान में बीजापुर जो क्षेत्र है उसी को बादामी कहा गया। तो बादामी का चालुक्य वंश। अब देखिए, चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह था। और ये दक्षिण में राष्ट्रकूट, कदम इनको पराजित करके अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है। अब जयसिंह के बाद पुलकेशिन प्रथम शासक हुआ। पुलकेशिन प्रथम। चालुक्यों की वास्तविक शक्ति का उत्कर्ष इसके समय में होता है। चालुक्यों की वास्तविक शक्ति का उत्कर्ष किसके समय में होता है? पुलकेशिन प्रथम के समय में। इसी ने सर्वप्रथम बादामी की विजय की और इसे अपनी राजधानी बनाई। तो बादामी की विजय का श्रेय पुलकेशिन प्रथम को है। इसने बादामी को विजित किया था और इसे अपनी राजधानी बनाई। इसने बादामी में एक दुर्ग यानी किले का भी निर्माण किया। तो बादामी में एक किले का निर्माण कराया इसने। इस उपलक्ष्य में इसने अश्वमेध यज्ञ किया। तो इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ विजय का प्रतीक भी होता है। तो बादामी की विजय की, दुर्ग बनवाया, इसी उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की। पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की। तो ये पहला महत्वपूर्ण राजा बादामी के चालुक्य वंश का हुआ पुलकेशिन प्रथम। अब पुलकेशिन प्रथम के बाद इसका पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम शासक हुआ। कुछ दिन तक ये शासन किया। इसकी मृत्यु के बाद पुलकेशिन प्रथम का दूसरा पुत्र मंगलेश शासन किया।
तो पुलकेशिन प्रथम के बाद इसके दोनों पुत्रों द्वारा शासन करने का उल्लेख मिलता है। पहले बड़ा पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम, उसके बाद उसका छोटा पुत्र मंगलेश ने शासन किया। ठीक है, ये दोनों अपने पिता के राज्य को सुरक्षित रखा। अब पुलकेशिन प्रथम के बाद ये शासक हुए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुए पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को अगर आप देखें तो ये इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। ये कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था और इसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। इसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। ठीक है, अब पुलकेशिन द्वितीय चूंकि इस वंश का सबसे महान शासक हुआ, दक्षिण भारत के अनेक राजवंशों को विजित करके अपने राज्य में सम्मिलित किया, एक बड़े राज्य का निर्माण किया। पूरब में इसने आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्रों की विजय की थी। तो इसका साम्राज्य पश्चिम में महाराष्ट्र से लेकर के पूरब में आंध्र प्रदेश तक फैल गया, यानी पश्चिमी समुद्र तट से लेकर पूर्वी समुद्र तट तक इसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। पुलकेशिन की महान उपलब्धियों में अगर देखें तो पहली चीज़, पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन के साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध किया और पुलकेशिन द्वितीय ने इस युद्ध में उत्तर भारत के शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन को पराजित किया। तो ये एक महान उपलब्धि थी। इस विजय के उपलक्ष्य में पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन और हर्ष के विजय की जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। ठीक है, इसी अभिलेख में कालिदास और भारवी जैसे संस्कृत के प्रकांड विद्वानों का नाम भी मिलता है। तो पुलकेशिन और हर्ष के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख की रचना रवि कीर्ति नामक एक संस्कृत का विद्वान ने किया था। इसी अभिलेख में कालिदास और भारवी के नाम की चर्चा मिलती। ठीक है, तो एक बड़ी उपलब्धि पुलकेशिन द्वितीय की हमने ये बताई। दूसरी चीज़ ये है कि इसी के समय में 636 ईस्वी में अरबों का भारत पर पहला आक्रमण हुआ, अरबों का प्रथम आक्रमण, और वो भी इसी के राज्य में हुआ। तो इसी के शासनकाल में 636 ईस्वी में अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ और यह आक्रमण महाराष्ट्र में थाना बंदरगाह पे हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय ने अरबों को पराजित कर यहाँ से भगा दिया। तो अरबों के ऊपर भी इसने विजय प्राप्त की, अरबों के आक्रमण को निष्फल कर दिया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के राज्य पर आक्रमण किया और इसने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित कर इसके उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो ये एक और उपलब्धि इसकी थी जब इसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित कर उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया था। ठीक है, अब पुलकेशिन द्वितीय का एक और युद्ध अगर देखें तो पुलकेशिन द्वितीय पुनः पल्लव राज्य पर आक्रमण किया और इस बार शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। नरसिंह वर्मन प्रथम मामल इसकी उपाधि है। ठीक है, ये तो इस बार जो है दोबारा जब इसने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया उस समय महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम उर्फ मामल्ल शासक था। इसके साथ कई युद्ध हुए, भीषण युद्ध, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ और अंततः नरसिंह वर्मन इसे अनेक युद्धों में पराजित करते हुए इसके राजधानी तक ले गया और उसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया
और नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। इसी के शासनकाल में फारस के सम्राट खुसरो द्वितीय का एक दूतमंडल इसके दरबार में आया था। तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कहाँ का दूतमंडल आया था? फारस का। खुसरो द्वितीय ने भेजा था और अजंता की एक गुफा में प्राप्त चित्र में अगर देखें तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारस के दूतमंडल का स्वागत करते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। पुलकेशिन द्वितीय के बाद फिर इस वंश में कोई प्रमुख राजा नहीं हुए। अब इस वंश का अंतिम शासक, बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। ये तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय था। राष्ट्रकूट वंश के शासक दंतदुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके इनके स्थान पर राष्ट्रकूटों की सत्ता स्थापित की और आगे फिर कीर्तिवर्मन की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग बादामी की यात्रा की थी। ठीक है, अब ये तो बादामी के चालुक्य वंश हुआ। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो चालुक्यों की कुछ अन्य शाखाओं की भी चर्चा मिलती है और इसी तरह एक शाखा है वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य वंश। ठीक है, अब वेंगी के चालुक्य वंश क्या है ये देखते हैं। वास्तव में वेंगी का चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन प्रथम था, जो पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई था। वास्तव में पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को जीत करके अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का प्रांतपति नियुक्त किया था और पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद विष्णुवर्धन ने वेंगी को राजधानी बना करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। यही लोग फिर वेंगी के चालुक्य कहलाए। ठीक है, तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। इसका क्षेत्र वेंगी के चालुक्य राज्य कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में आंध्र प्रदेश में स्थित था और इन्हें पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब वेंगी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक विजयादित्य तृतीय था। एक महान विजेता के रूप में वर्णन आता है कि यह इस वंश का सबसे महान शासक था, विजयादित्य तृतीय, और इसने अनेकों दिग्विजय की। ठीक है, अब इस वंश का अंतिम शासक अगर देखें तो वो कौन था? विजयादित्य सप्तम। तो विजयादित्य सातवां, तो विजयादित्य सप्तम जो है इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसके बाद 1075 ईस्वी में वेंगी का जो चालुक्य राज्य था वो चोल राज्य में मिला लिया गया था। ठीक, तो ये वेंगी का चालुक्य वंश था। इसी तरह आप देखेंगे कि आगे चल करके एक और शाखा विकसित हुई। अब वो शाखा थी कल्याणी का चालुक्य वंश। कल्याणी का चालुक्य वंश। अब कल्याणी के चालुक्य वंश को पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। वेंगी के चालुक्य को पूर्वी चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य को क्या कहा गया? पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, अब कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन? तैलप द्वितीय। इसने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कर्क को पराजित करके
कल्याणी में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। तो ये कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक हुआ। इस वंश का सबसे महान शासक विक्रमादित्य षष्ठम था, छठा। तो ये इस वंश का सबसे महान शासक था, अनेकों दिग्विजय की इसने। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान बिल्हण रहा करता था, जिसने विक्रमांक देव चरित की रचना की। विक्रमांक देव चरित, ठीक है। तो बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित की रचना की थी। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर विक्रमादित्य सिक्स ने इसे विद्यापति की उपाधि प्रदान की थी। तो बिल्हण को ही क्या कहा जाता है? विद्यापति, ठीक। फिर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान विज्ञानेश्वर रहा करता था, जिसने मिताक्षरा नामक टीका ग्रंथ की रचना की। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका है मिताक्षरा। तो विज्ञानेश्वर जो है इसके दरबार में रहता था और इसका मंत्री भी था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वान जो इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। सोमेश्वर चतुर्थ, ये इस वंश का अंतिम शासक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की 3 शाखाओं ने शासन किया। पहली और मूल शाखा बादामी के चालुक्य थे, जिसमें पुलकेशिन सबसे महान राजा हुआ। दूसरी शाखा बेंगी के चालुक्य थे, जो पूर्वी क्षेत्र में शासन किए। उस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा विजयादित्य तृतीय था। और तीसरी कल्याणी का चालुक्य वंश था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा विक्रमादित्य सिक्स हुए, ठीक है। तो ये तो चालुक्य वंश का इतिहास था। अब चालुक्यों के काल में अगर देखा जाए तो स्थापत्य कला का व्यापक विकास हुआ। चालुक्य कला, तो चालुक्यों के समय में स्थापत्य कला, खासकर मंदिर निर्माण कला का व्यापक विकास होता है। चालुक्य कला के मुख्य केंद्र अगर देखें तो एक तो ऐहोल, इसके बाद आप देखेंगे कि बादामी और पट्टदकल, ये चालुक्य कला के मुख्य केंद्र थे। तो चालुक्य कला के मुख्य केंद्र ऐहोल, बादामी और पट्टदकल थे, ठीक है। अब ऐहोल में अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में मंदिरों के अवशेष मिलते हैं और ऐहोल को तो मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ के प्रमुख मंदिरों में मेगुती जैन मंदिर, ये ऐहोल का एक प्रमुख मंदिर है, जिसके निर्माण पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी विद्वान रविकीर्ति ने कराया था। रविकीर्ति भी जैन धर्म का अनुयायी था और रविकीर्ति ने ही ये मेगुती जैन मंदिर का निर्माण कराया था। ऐहोल का एक और प्रसिद्ध मंदिर है लाढ़ खां सूर्य मंदिर। देखिए, है तो ये सूर्य मंदिर, भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है, लेकिन इसका नामकरण एक मुस्लिम संत के नाम पर किया गया है। एक मुस्लिम संत लाढ़ खां थे और इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नामकरण किया गया। तो वास्तविक रूप में सूर्य मंदिर है, लेकिन इसका नाम ये है। इसी तरह दुर्ग मंदिर यहाँ निर्मित हुआ। तो ऐहोल के मंदिरों में अगर देखा जाए तो ये प्रमुख मंदिर हैं। फिर बादामी में अगर देखा जाए तो बादामी में हचिमल गुड मंदिर, ये बादामी का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है अपनी कला के लिए। ये प्रसिद्ध मंदिर है हचिमल गुड मंदिर। कहाँ स्थित है? बादामी में। चालुक्य कला का तीसरा प्रमुख केंद्र कौन सा है? पट्टदकल। यहाँ भी विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया। यहाँ के मंदिरों में एक तो पापनाथ मंदिर है, विशाल मंदिर है,
और ये इस पर उत्तर भारत की नागर शैली का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि संगमेश्वर मंदिर है, इस पर दक्षिण भारत के जो द्रविड़ शैली के मंदिर है उनका प्रभाव है। फिर विरूपाक्ष मंदिर है, ठीक है। तो आप देखेंगे पट्टदकल में ये 3 विशाल मंदिरों का निर्माण कराया गया, पापनाथ, संगमेश्वर और विरूपाक्ष मंदिर। तो ये चालुक्यकालीन कला के प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। इस काल में स्वतंत्र रूप से मूर्तियों का निर्माण नहीं हुआ, मंदिरों के साथ ही मूर्तियों का निर्माण होता है। और फिर आप देखेंगे कि अजंता, ऐहोल और बादामी की गुफाओं में इस काल के चित्र भी मिलते हैं। अजंता की गुफा नंबर 1 और 2 ये चालुक्यकालीन है और इनमें चालुक्य काल के चित्र प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐहोल के गुफा से, बादामी की गुफा से भी इस काल के चित्र प्राप्त होते हैं। तो ये हमने आपको चालुक्य वंश और चालुक्यकालीन कला के बारे में चर्चा की। तो आपने देखा चालुक्य वंश के बारे में। तो चालुक्य वंश में अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो बादामी का चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन, इसी के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है बादामी की यात्रा की थी, उसकी उपलब्धियां देख लीजिए। फिर आप देखेंगे कि कल्याणी के चालुक्य वंश में विक्रमादित्य षष्ठ है, उसके दरबार में विज्ञानेश्वर और बिल्हण जैसे विद्वान रहते थे, इनकी रचनाओं को याद रखिए, ठीक है। और फिर तीसरी चीज़ क्या है कि चालुक्य कला के बारे में कौन से मंदिर कहाँ स्थित हैं, इनको ध्यान में रखिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत के एक और राजवंश को लेते हैं और वो राजवंश है पल्लव वंश। पल्लव वंश देखिए, पल्लव वंश के बारे में अगर आप देखें तो इससे पहले दक्षिण भारत में सातवाहन राज्य का उदय हुआ था मौर्योत्तर काल में। सातवाहन राज्य के पतन के बाद आप देखेंगे कि पल्लवों का दक्षिण में उदय होता है। पल्लव कौन थे, इस संदर्भ में अगर देखें तो प्रारंभ में ये सातवाहनों के सामंत थे, अधीनस्थ शासक थे, अधीनता में काम करते थे। लेकिन कालांतर में जब सातवाहन कमजोर हुए तो पल्लव अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। पल्लव वास्तव में दक्षिण भारत के ही निवासी थे और यह मूलतः भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। पल्लव कौन थे? भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे, ठीक है। और ये मूलतः दक्षिण भारत के ही रहने वाले थे। प्रारंभ में सातवाहनों के सामंत थे, लेकिन आगे चल करके इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिए थे। चलिए, अब पल्लव वंश का इतिहास अगर आप देखें, ये कौन थे, ये तो जान गए कि पल्लव कौन थे, ठीक है। अब देखिए, पल्लव वंश का प्रथम शासक जहां से इनका इतिहास मिलता है वो था शिव स्कंद वर्मा। शिव स्कंद वर्मन ये पल्लव वंश का प्रथम शासक 3री शताब्दी ईस्वी में ये शासक हुआ और इसी ने कांची को अपनी राजधानी बनाई और कांची को राजधानी बना करके शासन करना प्रारंभ किया। तो पल्लव वंश
का संस्थापक, प्रथम स्वतंत्र राजा इसे ही माना जाता है। लेकिन इसके बारे में कोई विशेष उपलब्धियों की अन्य चर्चा नहीं मिलती। इसके बाद फिर क्रम में कौन शासक हुआ इसका तो क्रम नहीं मिलता, लेकिन इतना है कि इसी वंश में आगे विष्णुगुप्त नामक शासक हुआ, विष्णुगुप्त। अब विष्णुगुप्त के बारे में अगर देखा जाए तो ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था। इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्त में मिलता है। समुद्रगुप्त के हर्षेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त में कांची के शासक विष्णुगुप्त का उल्लेख मिलता है, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है। अब इसके बाद बीच में फिर राजाओं की चर्चा नहीं मिलती। इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक सिंह विष्णु हुआ, सिंह विष्णु। ये पल्लव वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक होता है। सिंह विष्णु के समय से ही पल्लव शक्ति का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। पल्लवों की शक्ति का उत्कर्ष कब प्रारंभ होता है? सिंह विष्णु के समय से। इसने अवन सिंह की उपाधि धारण की, अवनी सिंह। इसी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान भारवी रहा करते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की। तो सिंह विष्णु ने अवन सिंह की उपाधि धारण करता है। इसी के दरबार में भारवी रहते थे, जिन्होंने किरात अर्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम शासक हुआ, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है। ये भी एक चर्चित शासक हुआ। ये एक विद्वान शासक भी था। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका युद्ध हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय के साथ। ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका युद्ध हुआ। इस युद्ध में महेंद्र वर्मन प्रथम पराजित हुआ था। ठीक है। अब महेंद्र वर्मन ने संस्कृत भाषा में मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में रचा गया प्रथम प्रहसन ग्रंथ है। तो संस्कृत भाषा में रचा गया पहला प्रहसन ग्रंथ है महेंद्र वर्मन का मत्त विलास प्रहसन। ठीक है। तो इस दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। चलिए, अब महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद अगर देखा जाए तो इसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम उर्फ मामल शासक हुआ, नरसिंह वर्मन प्रथम उर्फ मामल। ये इसने मामल्ल की उपाधि धारण की। मामल्ल का अर्थ होता है महान योद्धा, महायोद्धा। ये इस वंश का सबसे महान शासक हुआ था। पल्लव में सबसे महान शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम उर्फ मामल। ठीक है। अब इसके उपलब्धियों में अगर आप देखें तो पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर इसकी राजधानी तक ले गया, और इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और इसने इसकी राजधानी बादामी पर अधिकार किया और बादामी कोंड की उपाधि धारण की। तो देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम की एक उपाधि ये भी है, बादामी कोंड। किस उपलक्ष्य में? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर जब इसने बादामी पर अधिकार कर लिया, उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया, तब इसने बादामी कोंड की उपाधि धारण की। ठीक। तो एक तो ये महत्वपूर्ण चीज, ये बड़ी उपलब्धि थी। ठीक। अब इसी के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची की यात्रा की थी। तो पल्लव की राजधानी कांची थी और चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है इसी के शासनकाल में कांची गया था और कुछ समय कांची में रह करके शिक्षा भी ग्रहण किया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये
इस वंश का सबसे महान राजा हुआ। इसके समय में कला आदि का भी व्यापक विकास हुआ। अब इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय और राजसिंह इसकी उपाधि थी ये। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसिंह शासक हुआ। इसका शासनकाल अपेक्षाकृत शांति का काल रहा और इसके समय में कला का व्यापक विकास हुआ। आगे हम कला बताएंगे कि इसके समय में कौन कौन से मंदिर आदि का निर्माण हुआ था। ठीक है। अब इसके बाद तो फिर इस वंश में कई राजा हुए, लेकिन सब कमजोर शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। अपराजित वर्मन, ये पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन का अधीनस्थ शासक चोल वंशी आदित्य प्रथम था और आदित्य प्रथम ने अपराजित वर्मन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह में अपराजित वर्मन मारा गया और पल्लव राज्य को आदित्य प्रथम ने चोल साम्राज्य में मिला लिया और इस तरह से पल्लव वंश समाप्त हुआ। मतलब आदित्य प्रथम ने अपराजित वर्मन का वध करके पल्लव वंश का अंत कर दिया और उसका राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। तो ये तो पल्लवों का हमने राजनीतिक इतिहास बताया कि ये राजा हुए, किस राजा की क्या उपलब्धि रही। ठीक है। अब हम पल्लव कला के बारे में बताते हैं। पल्लवकालीन कला, इसको देखें। पल्लवकालीन या पल्लव कला, देखिए पल्लव काल राजनीतिक दृष्टि के साथ साथ कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। ठीक है। पल्लव कला को अगर आप देखें तो पल्लव कला को राजाओं के नाम पर 4 शैलियों में विभाजित किया गया है। कितनी शैलियों में? 4 शैलियों में विभाजित किया गया है। पहली शैली अगर देखें तो वो क्या है? वो है महेंद्र वर्मन प्रथम शैली। तो पल्लव कला को राजाओं के नाम पर 4 शैलियों में विभाजित किया गया। पहली शैली महेंद्र वर्मन प्रथम शैली है। अब इस शैली में क्या बना, क्या विशेषता है, वो अगर देखें तो वास्तव में महेंद्र वर्मन प्रथम शैली में पर्वतों को काटकर मंडपों का निर्माण किया गया। ठीक है। मंडपों का निर्माण, तो इस काल में मंडप बनेगी। और कैसे बने? जमीन पर नहीं बनाए गए, बल्कि पर्वतों को काट करके, पहाड़ों को काट करके मंडप बनाए गए। मंडप में एक विशाल हाल बनाया जाता था, उसके पीछे 1 या 2 कक्ष बनाए जाते थे और ये विशाल भवन स्तंभों पर आधारित होते थे। तो अब महेंद्र वर्मन शैली के जो मंडप थे वो बहुत परिष्कृत नहीं थे, ये अलंकरण विहीन थे, सादे थे। और इस काल में अनेकों मंडप बने और उनमें अगर देखा जाए तो पल्लवरम जगह है, यहाँ का पंच पांडव मंडप इसी शैली में बना। पंच पांडव मंडप ये महेंद्र वर्मन शैली का एक प्रमुख मंडप है। इसी तरह त्रिचनापल्ली में आप देखेंगे, त्रिचनापल्ली में ललितांकुर पल्लवेश्वर मंडप का निर्माण किया गया। ये भी इस शैली का एक प्रमुख मंडप है। महेंद्रवाड़ी का विष्णु मंडप बना। तो ये सब इस शैली के प्रमुख मंडप हैं। तो इस काल में कला की दृष्टि से पहाड़ों को काट करके विशाल भवन, सभा भवन टाइप का, उसके पीछे 1-2 कमरे स्तंभों पर आधारित ये मंडप होते थे, ये बनाए गए। ठीक है। अब दूसरी शैली अगर देखें तो दूसरी शैली है नरसिंह वर्मन प्रथम
उर्फ मामल्ल शैली। इसी को क्या बोलते हैं? मामल्ल शैली। ठीक है, इसके नाम पर शैली का नामकरण किया गया है। अब मामल्ल शैली में देखें अगर, तो पहली चीज तो इस शैली की सारी रचनाएं एक ही स्थान पर बनी और वो मामल्लपुरम में। तो जो कुछ बना इस शैली में एक स्थान पे, वो स्थान है मामल्लपुरम। ठीक, अब इस शैली में पहली चीज तो मंडप बनाए गए, पर्वतों को काट करके मंडप बनाए गए, लेकिन ये पहले की तुलना में बहुत सुंदर बनाए गए, परिष्कृत रूप में है, कलापूर्ण मंडप। इसके स्तंभ बहुत सुंदर बनाए गए। इस शैली में कुल 10 मंडप बनाए गए, जिनमें वाराह मंडप सबसे कलापूर्ण है। ठीक, ये मामल्लपुर में ही सारे मंडप बनाए गए। दूसरी चीज, इसी शैली में पर्वतों को काट करके रथ मंदिरों का निर्माण हुआ। रथ के आकार में मंदिर बनाए गए, वो भी मामल्लपुर में बनाए गए। ठीक है, अब ये भी पर्वतों को काट कर ही बनाए गए। रथ मंदिरों की संख्या 8 है। इन्हें सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। और इनमें धर्मराज रथ मंदिर सबसे विशाल और सबसे सुंदर है। इन्हें रथ मंदिरों में अगर देखा जाए तो सबसे विशाल और सबसे सुंदर रथ मंदिर धर्मराज रथ मंदिर है। ठीक है, तो दूसरी शैली यह है। दूसरी शैली में मामल्लपुर में ही सब कुछ बना। 2 तरह की चीजें बनी, मंडप बनाए गए और रथ मंदिर का निर्माण हुआ। अब तीसरी शैली अगर आप देखें तो तीसरी शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसिंह शैली, इसी को बोलेंगे राजसिंह शैली। यह तीसरी शैली है। पल्लव कला की तीसरी शैली इस नाम से जानी जाती है। इस शैली में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया, एक बड़ा बदलाव आया। तो बड़ा बदलाव आने के कारण कहेंगे कि क्रांतिकारी कार्य हुआ। अब बड़ा बदलाव क्या था? अब पर्वतों को काट के मंदिर नहीं बनाए गए, बल्कि अब जमीन पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो पल्लव कला में पहली बार इसी शैली में जमीन पर मंदिरों का निर्माण हुआ। इस शैली में कुल 6 मंदिर बनाए गए। सबसे प्राचीन, इस शैली का सबसे प्राचीन मंदिर मामल्लपुर का शोर मंदिर है। ठीक है, यानी पल्लव काल में जमीन पर बनाए गए मंदिरों में सबसे पुराना मामल्लपुर का शोर मंदिर है। ठीक है, इस शैली के सर्वोत्कृष्ट मंदिर कांची में बनाए गए। कांची में एक तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। ये विशाल और सुंदर मंदिर है। ठीक है, और दूसरा वैकुंठ पेरुमल मंदिर। तो वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण हुआ। तो कांची में ये 2 विशाल मंदिर इस शैली में बने। लेकिन राजसिंह शैली का सबसे उत्कृष्ट मंदिर कांची का वैकुंठ पेरुमल मंदिर है। इसमें अगर देखा जाए तो द्रविड़ शैली के सारे तत्व एक साथ विद्यमान दिखाई पड़ते हैं और सारे तत्व बड़े परिष्कृत रूप में देखने को मिलते हैं कि ये सब क्या है, ये सब बहुत परिष्कृत हैं। तो ये पल्लव काल का सबसे उत्कृष्ट कलापूर्ण विशाल मंदिर है। अब चौथी शैली अगर आप देखें तो चौथी शैली नंदिवर्मन अथवा अपराजित शैली है। ठीक है, ये नंदिवर्मन अथवा अपराजित शैली। अब इस शैली में अगर देखा जाए तो इस शैली में भी जमीन पर ही मंदिरों का निर्माण हुआ, क्योंकि यह काल आर्थिक कमजोरी का काल था। राज्य भी विघटित हो रहे थे।
तो ऐसी स्थिति में मंदिर निर्माण पे बहुत धन नहीं लगाया जा सका, और यही कारण है कि इस काल में छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। तो नंदवर्मन या अपराजित शैली में पहले की तुलना में, यानी राजसिंह शैली की तुलना में छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। इन्हें किसी भी प्रकार से राजसिंह शैली का विकसित रूप नहीं कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इस काल में जो मंदिर बने उनमें आप देखेंगे कि कांची का मुक्तेश्वर मंदिर महत्वपूर्ण है। इसी तरह कांची का मतंगेश्वर मंदिर है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मतंगेश्वर मंदिर, मुडिमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर, मुडिमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर, ये तो ये चौथी शैली के प्रमुख मंदिर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पल्लव कला 4 शैलियों में विभाजित है। महेंद्र वर्मन प्रथम शैली, नरसिंह वर्मन प्रथम उर्फ मामल्ल शैली, नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसिंह शैली, नंद वर्मन या अपराजित शैली। ठीक है। अब इस काल में मूर्ति कला का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हुआ, मंदिरों के साथ मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। और इस काल में पल्लव चित्रकला का मुख्य केंद्र सित्तलवासन, ये तमिलनाडु में एक स्थल है सित्तलवासन, ये पल्लव चित्रकला का मुख्य केंद्र था। यहाँ से जो गुफाएं मिली हैं इस काल के चित्र मिलते हैं। जैन तीर्थकरों के चित्र हैं, अर्धनारीश्वर के चित्र हैं, स्वर्ग की अप्सराओं के नृत्य का चित्र है, सरोवर में कमल का चित्र है। इस तरह के चित्र आप देखेंगे कि यहाँ से मिलते हैं। तो ये पल्लव कला के बारे में हमने आपको जानकारी दी। ठीक है। अब पल्लव काल में अगर देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक आचार, धर्माचार्य भी हुए। अब इसी काल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक विद्वान प्रभाकर हुए। तो प्रभाकर किस काल में हुए थे? तो वो पल्लव काल में हुए थे। ठीक। तो प्रभाकर पल्लव काल के एक महत्वपूर्ण विद्वान 7वीं 8वीं शताब्दी में हुए थे। ठीक है। प्रभाकर आप देखेंगे कि न्याय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इनको गुरु भी कहा गया है। प्रभाकर को क्या कहा गया? गुरु। तो आप देखेंगे कि वैदिक दर्शन का प्रचार प्रसार, न्याय दर्शन का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। इन्होंने सबर स्वामी ने जो भाष्य लिखा है, तो सबर भाष्य पर बृहति नामक इन्होंने भाष्य लिखा। सबर भाष्य पर भाष्य, और किस नाम से लिखते हैं? बृहति इनका ग्रंथ है, और बृहति नामक ग्रंथ जो इनका मिलता है वो सबर भाष्य पर भाष्य है। इस युग के दूसरे विद्वान कुमारिल भट्ट हुए। कुमारिल भट्ट, ठीक। ये पल्लव काल के दूसरे विद्वान, ये 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए थे। कुमारिल भट्ट बौद्ध धर्म के बहुत बड़े आलोचक थे, कट्टर आलोचक थे। इन्होंने भी सबर भाष्य पर भाष्य लिखा है, और इनके सबर भाष्य पर जो विस्तृत भाष्य लिखा तो उसके 3 भाग हैं: श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप्टिका। टुप्टिका, ठीक है। तो ये कुमारिल भट्ट ने जो सबर भाष्य पर भाष्य लिखा वो उसके 3 भाग मिलते हैं: श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप्टिका। ठीक है। अब कुमारिल भट्ट चूंकि बौद्ध धर्म के बहुत कट्टर आलोचक भी थे, वैदिक परंपरा के प्रचारक थे ये, इन्होंने जिन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी उनको भी शास्त्रार्थ में पराजित किया था।
लेकिन बाद में इनको बहुत ग्लानि हुई, दुख हुआ, और इस कारण से फिर ये दक्षिण से प्रयाग आए और यहीं जल समाधि लेकर आत्महत्या कर ली। कुमारिल भट्ट से मिलने के लिए शंकराचार्य भी प्रयाग आए थे और प्रयाग में कुमारिल भट्ट से भेंट भी किया था। ठीक है। अब पल्लव काल की तीसरी महान विभूति स्वयं शंकराचार्य थे। इसी काल में शंकराचार्य हुए। आठवीं शताब्दी के अंत में इनका जन्म हुआ था 788 में। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। केरल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। शिव गुरु इनके पिता, सुभद्रा इनकी माँ थी और गोविंद भगवत पाद इनके गुरु थे। ठीक है। अब शंकराचार्य को अगर आप देखें तो गुरु के आदेश से काशी आए, यहाँ तपस्या की। फिर गुरु के आदेश से ही इन्होंने तो गुरु के आदेश से काशी आते हैं, यहाँ इन्होंने तपस्या की। ठीक है। और फिर गुरु के आदेश से ही इन्होंने बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर, बादरायण जो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं, इन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा है। तो शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। ठीक है। ये महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ, बाकी अन्य तमाम ग्रंथ रचते हैं। ठीक है। अब शंकराचार्य के बारे में अगर देखें तो ये मध्य प्रदेश में महिष्मती में कुमारिल भट्ट के शिष्य मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में पराजित किया और अंततः ये दोनों जो है शंकराचार्य के शिष्य बन गए। ठीक है। तो मंडन मिश्र और भारती ये कहाँ के रहने वाले थे? महिष्मती। तो महिष्मती शंकराचार्य गए और वहाँ इनके साथ शास्त्रार्थ किया और इनको पराजित करके इन्हें अपना शिष्य बना लिया। ठीक है। अब शंकराचार्य को अगर देखा जाए तो इनका एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि देश के चारों कोनों में इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। ठीक है। देश के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना। सबसे पहले ये दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे श्रृंगेरी में शारदा मंदिर का निर्माण कराया और यहीं एक मठ स्थापित किया, श्रृंगेरी मठ के नाम से। और यहीं पर आप देखेंगे कि मंडन मिश्र, जिनका नाम सुरेश्वराचार्य रख दिया गया था, उन्हें यहाँ का प्रमुख बनाया गया। श्रृंगेरी के बाद शंकराचार्य उड़ीसा गए और उड़ीसा में पुरी नामक स्थान में, तो पुरी में इन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना की। कौन सा मठ? गोवर्धन मठ। तो यहाँ गोवर्धन मठ स्थापित करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये सीधा पश्चिम आते हैं गुजरात, और गुजरात में द्वारिका पहुंचते हैं और द्वारिका में इन्होंने शारदा मठ की स्थापना की पश्चिम में। और सबसे अंत में ये फिर उत्तर भारत में पहुंचते हैं, उत्तराखंड, और उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम पहुंचते हैं, बद्रीनाथ, और यहाँ इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की, ज्योतिर्मठ। ठीक है। तो देश के चारों कोनों में, श्रृंगेरी में, पुरी में, द्वारिका में और बद्रीनाथ में, ये 4 मठों की इन्होंने स्थापना की। अब इन मठों में अगर देखा जाए तो इन्होंने पंचायतन पूजा की प्रथा प्रारंभ की। कौन सी पूजा? पंचायतन पूजा। तो पंचायतन पूजा के प्रवर्तक भी शंकराचार्य हैं। इन मठों में इन्होंने पंचायतन पूजा की प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है। अब पंचायतन पूजन में क्या होता है कि इसमें शिव, विष्णु
सूर्य, गणेश और दुर्गा देवी, ठीक है। इन 5 देवी देवता की पूजा की जाती। तो इनमें किसी एक को, यानी मान लिया भगवान शिव को प्रधान देवता मान लिया गया और शेष को उनका अंगीभूत मान लिया जाता है। और तो एक को प्रधान देवता मानकर शेष को अंगीभूत मान करके पूजा की जाती है। तो इसी को पंचायतन पूजा कहते हैं। क्योंकि पंचायतन पूजा का विधान स्मृतियों में भी है और स्मृतियों में इस पूजा के विधान सभी के लिए है, ठीक है। तो स्मृतियों में इस पूजा का विधान सभी के लिए है और इसलिए पंचायतन पूजा का एक नाम पड़ा स्मार्त मत। स्मृतियों में इसका वर्णन होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? स्मार्त मत। तो पंचायतन पूजा को ही स्मार्त मत के नाम से जाना जाता है। पंचायतन पूजा या स्मार्त मत के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर होगा शंकराचार्य थे, ठीक है। अब इन चारों मठों में इनके अनुयायी रहते हैं। शंकराचार्य के शिष्यों की एक परंपरा चली, 10 नामी परंपरा, यानी इनके अनुयायी 10 वर्गों में बट गए थे। तो उन्हीं को 10 नामी परंपरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन चारों मठों में ये 10 नामी परंपरा किसी न किसी मठ में इसके अनुयायी रहा करते हैं, ठीक है। तो ये शंकराचार्य जो है देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित कर देते हैं। ये महत्वपूर्ण बात रही। फिर आप देखेंगे कि शंकराचार्य का दर्शन अगर देखें तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन का प्रचार प्रसार किया। अद्वैतवाद दर्शन जिसका आधार ज्ञान है। अद्वैतवाद दर्शन के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया कि एकमात्र सर्वशक्तिमान ब्रह्म की ही सत्ता है, अन्य कोई नहीं। यानी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत झूठा है। तो अद्वैत का अर्थ होता है एक नहीं, 2 नहीं बल्कि एक, यानी 2 सत्ताएं नहीं है बल्कि सत्ता एक ही है। और वो सत्ता किसकी है? वो सत्ता केवल ब्रह्म की है। तो इसी को अद्वैतवाद दर्शन कहा गया है। अद्वैत दर्शन के अंतर्गत इन्होंने ब्रह्म को परिभाषित किया कि भाई ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, सत्यम शिवम सुंदरम है, सर्वव्यापी है, हाँ, और इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्म, फिर इसमें ईश्वर का स्वरूप बताया कि ब्रह्म का जो व्यवहारिक रूप है वही ईश्वर है। फिर इसमें आत्मा की बात की गई कि ब्रह्म का जो आंतरिक, ब्रह्म ही आत्मा है और ब्रह्म आंतरिक रूप में आत्मा है और बाह्य रूप में ब्रह्म है। तो ब्रह्म आत्मा में कोई अंतर नहीं। फिर जीव के बारे में बताया कि जब आत्मा विभिन्न इंद्रियों से सुसज्जित हो जाता है तो वो जीव का रूप धारण कर लेता है। इन्हें आत्मा का व्यवहारिक रूप क्या है? वो जीव है। फिर इसमें अविद्या की बात की गई, माया की बात की गई। माया को जो है ब्रह्म की शक्ति बताया गया कि माया क्या है? ब्रह्म की शक्ति। और फिर अंत में मोक्ष की बात की गई कि भाई ब्रह्म ज्ञान से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी मोक्ष क्या है? जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाना। तो ये अद्वैतवाद दर्शन का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पल्लव काल में ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हुए। और महत्वपूर्ण विद्वानों में आप देखेंगे कि जो विद्वान हुए उसमें हमने नाम लिया प्रभाकर का। इन तीनों में सबसे पहले प्रभाकर हुए। इन्हें गुरु के नाम से जाना जाता है। इनका ग्रंथ याद रखिए, बृहति नामक इनका ग्रंथ है। दूसरे आचार्य हमने बताया प्रभाकर को, दूसरे आचार्य कुमारिल भट्ट को बताया। ये प्रभाकर के बाद हुए।
और ये बौद्ध धर्म के कट्टर आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। ये ध्यान में रखिए कि ये बौद्ध धर्म के कट्टर आलोचक थे। ठीक है, इन्होंने भी सबर भाष्य पर भाष्य लिखा। इनके भाष्य के 3 भाग हैं, श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप्टिका। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तीसरे महत्वपूर्ण आचार्य शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य इन तीनों में व्यापक दृष्टिकोण, इनकी प्रसिद्धि बहुत हुई। चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। कहाँ कौन सा मठ स्थापित किए ये आपको जानना होगा। ठीक है, उनके नाम क्या हैं? पंचायतन पूजा, स्मार्त पूजा के प्रवर्तक कौन हैं? अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। वस्तुतः बौद्ध आचार्य नागार्जुन से ये बहुत प्रभावित होने के कारण इनको जो है बौद्ध धर्म के नज़दीक माना गया, तो इसलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने आपको दक्षिण भारत के इन 2 राजवंशों के बारे में बताया, चालुक्य वंश और पल्लव वंश। तो आज हम यहीं टॉपिक ख़त्म करेंगे। कल का टॉपिक चोल वंश होगा। तो कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।